नमस्कार। गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूं। जब निदा फाजली ने यह शेर लिखा तो उन्होंने जानबूझकर मुल्क की जगह देश का इस्तेमाल किया ताकि वो ये जता सके कि उर्दू की जो हालत इस देश में हुई है उसकी असली वजह क्या है। शायद उनकी मुराद, उनका इशारा कहीं हिंदी की ओर था, लेकिन अगर वो हिंदी की स्थिति को जरा गौर से देखते तो उन्हें यह मालूम पड़ता कि अगर उर्दू को चाहने वाले तो कम से कम बहुत हैं, लेकिन हिंदी को चाहने वालों की तादाद भी इतनी अधिक नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के लगभग 60 वर्षों के बाद भी हिंदी की स्थिति देश में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो अभी तक जनमानस की भाषा पूरे देश में नहीं बन पाई है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने निरंतर हिंदी की सेवा की है, हिंदी के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है, और ऐसे ही समर्पित महान भावों में से एक आज हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर सत्यपाल श्रीवत्स, जिनसे हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके साहित्य के बारे में, जो साहित्य उन्होंने रचा है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हिंदी के बारे में मैं अभी जो बोल रहा था, स्थिति ये है कि जो पिछले लगभग 60 वर्षों के बाद भी, और जब हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, उसके भी अब काफ़ी वर्ष हो गए, लेकिन हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं अभी भी कही जा सकती। आपको हिंदी की सेवा के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया गंगाशरण सिंह पुरस्कार दिया गया, और इससे ये सिद्ध होता है कि एक अहिंदी प्रदेश में रहते हुए भी आपने हिंदी की समर्पित भाव से सेवा की है। इस पर हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन शुरू करना चाहूँगा बिलावर के उस छोटे से गांव से जहां आपका जन्म हुआ और किस तरह आप में वो संस्कार उत्पन्न हुए कि आप इस भाषा की या साहित्य की सेवा कर सके। रविंद्र कौर जी, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, परंतु बात यह है कि हमारा परिवार जो था वो शुरू से ही एक बड़े संस्कार वाला परिवार था। मेरे जो दादाजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी, वो उस ज़माने में जबकि पैदल हमारे गांव से चलकर सुक्खो चक जाना पड़ता था, हीरानगर के नीचे। वहाँ से ट्रेन पकड़कर लाहौर से कराची, वहाँ से वो अफ्रीका गए। अच्छा। अफ्रीका जाकर नैरोबी, जो आजकल केन्या की राजधानी है, उसके पास उन्होंने जाकर गांव में काम शुरू किया। अच्छा। अपनी दुकान बनाई और वहाँ फिर सम्मान प्राप्त किया। वहाँ भारत से वो पीपल का पेड़ ले गए, वहाँ उन्होंने लगाया, और उनको बलदेव जी महाराज, बलदेव प्रसाद उनका नाम था, बलदेव जी महाराज करके वो जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको कहते थे, सम्मान प्राप्त किया। अभी वो वहाँ थे, 5-6 साल उनको हुए थे वहाँ काम करते। तो मेरे ताया जी, जो कि आप जानते होंगे, RK शर्मा, जो MD रिटायर्ड हुए हैं सेंट्रल कॉर्पोरेट बैंक, इनके पिता विजय शर्मा जो हैं, जो डोगरी न्यूज़ पढ़ते हैं, इनके पिता, वो चले गए वहाँ, और को 5-6 वर्ष उनको रहते हुए वहाँ हो गए। तो फिर दादाजी वापस आ गए और ताया जी हमारे वहाँ रहे। उन्होंने शंभू दत्त एंड केर सिंह एंड कंपनी वहाँ बनाई। अच्छा। पटियाला के 2 सरदार थे, केर सिंह एंड हमीद सिंह। अच्छा। उनके साथ मिल करके, और उस कंपनी की 7 ब्रांचेज उन्होंने बनाई। किजाबी एक जगह है, किजाबी उनका हेड ऑफिस था नैरोबी के आगे। अच्छा। और उसकी 7 ब्रांचेज थी। वहाँ किजाबी में उनका माल आता था और वहाँ से आगे सप्लाई करते थे बैलगाड़ियों के ऊपर, और नीगरो लोग उन्होंने नौकर रखे हुए थे। 6-6 बैल लगते थे। मेरे पिताजी भी गए हैं, वो सुनाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब वो कोई हालात ऐसे हो गए, 10-15 वर्ष उनको काम करते हुए, तो उनको वाइंड अप करनी पड़ी अपनी कंपनी, हिंदुस्तान आना पड़ा। और उन्होंने वहाँ रहते रहते शेर के 2 बच्चे जंगल से ले लिए और पाला, और उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगाइए। और फिर एक चीते का बच्चा लियोपार्ड, हाँ, वो भी उन्होंने लिया, 3 हो गए। आप अंदाज़ा कीजिए कि उन शेर के बच्चों को
20 दिन रहना पड़ता था शिप में। अच्छा। और उनको खिलाया पिलाया, मांस खाने वाले होते हैं, मांस हाँ, बाकी जी, फुलके जी। तो खाते नहीं वो। नहीं। आप देखो कितना इंतजाम किया होगा। फिर कराची से उनको ट्रेन में लाहौर, लाहौर से सियालकोट, सियालकोट से जम्मू, हाँ, अब वो लाए। और फिर यहाँ रखने का अपना मकान तो था नहीं, पता नहीं कैसे कहाँ रखा, समझ नहीं आती है। फिर महाराज जी को मिले, उन्होंने कहा चिड़ियाघर में जहाँ रखो, जू में। और महाराज ने उस ज़माने में उनको 1900, ये बात है 32-33, अच्छा। उन दिनों 5,000 रुपया इनाम दिया, जो कि आज 5 लाख से भी अधिक जी, होगा। जी, जी। तो वो शंभूनाथ शेरां वाला मशहूर हो गए। अच्छा। फत्तू चुकान जो तुलियों का मकान है, शंभूनाथ तुली जो हैं, जी, जी, जी। डॉक्टर रंजन, उनके जी। साथ जो दूसरा मकान है वो विजय वहीं रहते हैं ना, विजय शर्मा। हाँ जी, हाँ जी। तो रवि जी भी वहीं होते थे, आजकल वो चले गए नानक नगर। तो ये कहानी है, ये हमारा परिवार है। उसके बाद उन्होंने हिंदू सिख नौजवान सभा जहाँ बनाई, डॉक्टर विष्णुगुप्त थे, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और ज्योति राम कृष्ण का नाम सुना होगा, वो थे, बाबा बालमकुंद थे, गोपाल दत्त मिंगी थे जी। इन 5 लोगों ने मिलकर के हिंदू सिख नौजवान सभा बनाई जी। और वो बड़ी उसकी गतिविधियाँ हुई। और जम्मू में जो गऊ कशी हुई 1995 संवत में, तो उसके 35 दिन जम्मू में हड़ताल रही। आपने 35 दिन आए तो कश्मीर में भी हड़ताल नहीं, उसकी पूरा 35 दिन पूरा शहर बंद रहा। 35 दिन, 1 महीना 5 दिन, आप अंदाज़ा कीजिए। और फिर महाराज को कानून बनाना पड़ा कि गौ हत्या जो है कानूनी अपराध है जम्मू कश्मीर, वो आज तक चल रहा है। जी, जी। तो ये उस परिवार से मेरा संबंध है। और उसके बाद उन्होंने और बड़े काम किए गाँव में। पढ़ने लिखने का माहौल आपके घर में था? हाँ बिल्कुल, हमारे घर में था, क्योंकि मेरे जो बड़े ताया जी थे, जो क्या नाम शंभूनाथ जी से जो बड़े थे, वो पढ़ने लिखने में उनको बड़ी रुचि थी। और आप रमेश शर्मा जानते होंगे, जिनकी वो प्रिंटिंग प्रेस थी, रमेश प्रिंटिंग, उसके दादा। और रमेश के पिताजी तो मृत्यु हो गया अफ्रीका में ही, वो मेरे ताया जी के साथ गए थे तो वो नहीं आ सके। रमेश का जन्म ही अफ्रीका में हुआ है। अच्छा। तो वो पढ़ने लिखने में बड़े होम्योपैथ डॉक्टर थे वो, और सेल्फ स्टडी करके उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह गांव में रह करके होम्योपैथ की और डिग्री ले करके रति विलास कंपनी उन्होंने अयोध्या में बनाई जा करके। अच्छा। तो फिर वो जम्मू में आए, प्लेग फैला उन दिनों 1935 में, उनकी डेथ हो गई थी। और तो वो दूसरी बात है, लेकिन माहौल हमारे घर में था और वही मुझे प्रेरणा मिली। मुझे तो गांव में दाखिल करवाया, क्योंकि मेरे ताया जी वहाँ चले गए, शंभूनाथ जी। उन दिनों स्कूल नहीं था, इन्होंने एक जगह 2 बच्चे रह गए थे, वहाँ से स्कूल शिफ्ट करवा कर अपने गांव में बनाया और हमें वहाँ दाखिल कराया। तो पहले एक किसी लोहार के घर में, फिर तरखान के घर में, फिर किसी और के घर में, 5 जगह हम शिफ्ट हुए। फिर एक स्कूल का कमरा बना जो आजकल हाई स्कूल है, वहाँ हमें दाखिल करवाया गया। और लेकिन उसके बाद मैं दूसरी क्लास तक वहाँ पढ़ा। मेरी पढ़ाई उर्दू से स्टार्ट हुई। अच्छा। और उर्दू भी ऐसे अल्फ खाली अल्फ बे ठेक नुक्ता पे ते ऊपर 2 नुक्ते पे पर टैड, ऐसे जोड़वा ऐसे उर्दू पढ़ाई गई। फिर उसके बाद अल्फ पेशू, अल्फ यौरा, अल्फ ये रे, इस तरह ऐसे हम उर्दू पढ़ते थे। और उसके बाद फिर वो आ गया मैं जम्मू। मेरे दादी जी जम्मू आ गए थे मेरे ताया जी के पास। तो वो जम्मू आया तो कोई पता नहीं कैसे प्रेरणा कोई मिली। पूर्णचंद जोशी थी, काली जन्नी वाले, आप जानते होंगे, सोमदत्त, उनके जीवनानंद सोमदत्त पिता, तो उनके प्रेरणा से मुझे वहाँ रघुनाथ संस्कृत विद्यालय में दाखिल करवा दिया। अच्छा। वहाँ भी मैं 1 वर्ष पढ़ा रहा। तो फिर पिताजी आए तो रोने लगा, मैं छोटा था, और गाँव चला गया। फिर 7-8 वर्ष ना स्कूल का रहा ना इधर का रहा, 7-8 वर्ष वहाँ रहा। उसके बाद 1943 में मैं फिर जम्मू आ गया और वहाँ बाकायदा दाखिल हो गया रघुनाथ संस्कृत विद्यालय में। और उसके बाद बीच में 47 में देश का बंटवारा हुआ। हमारा जो परीक्षाएं हैं, इम्तिहान हैं, वो लाहौर यूनिवर्सिटी से होते थे। अच्छा। देखो लाहौर में वो पार्टीशन होने जाने से पंजाब वो शिफ्ट होने सोलन में चला गया, कैंप ऑफिस। अच्छा। सोलन से मैंने परीक्षा दी। उसके बाद मैंने साथ साथ इंग्लिश भी, उन दिनों यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे। अच्छा। मैंने साथ साथ करना मैट्रिक किया प्राइवेट, और मॉडल अकेडमी के गुप्ता जी, उन्होंने मेरे टेस्ट किए पेपर, मैं पास हो गया मैट्रिक में। उसके बाद फिर मैंने प्रभाकर, फिर शास्त्री, फिर इंटर, फिर इससे करके भी पीएचडी। आपने जो पीएचडी बाद में पुणे एमए मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जी, एमए आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया, और पीएचडी उसके बाद आपने फिर पुणे यूनिवर्सिटी से किया। पुणे यूनिवर्सिटी में तो बहुत लेट, 78 में कॉलेज में लेक्चर लग गया था। एमए करने के बाद 62 में
मेरी अपॉइंटमेंट टेम्परेरी, वैसे उन दिनों में कैंडिडेट ही था, वैसे पब्लिक सर्विस से मैं अप्रूव हो गया था जी। लेकिन वैसे ही अभी वेटिंग में था। तो मीनवाइल डॉक्टर आर के काब थे संस्कृत डिपार्टमेंट के वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, महाराजा रणबीर सिंह के ऊपर मैं कुछ लिख रहा था आर्काइव लाइब्रेरी में। जी जी। तो वहाँ वो आ गए, मे आई नो योर गुड नेम, मैंने कहा आई एम सो एंड सो। कहते आई नीड ए पर्सन। वो डॉक्टर वेद जी सेलेक्ट हुई हैं, वो नहीं आए, कपिल देव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से नहीं आए, शंभुनाथ शर्मा पुंछ से नहीं आए, 3 लोग थे पैनल में, 3 थे ना। अच्छा। नंबर 1 नहीं आया, नंबर 2 भी रिफ्यूज़, नंबर 3 कहते आ रहा हूँ तो आप मीनवाइल अगर आप चाहें तो आ जाएं। मैंने तो क्या, मगर आपको पहले उन दिनों KM पणिकर थे वाइस चांसलर, बड़ी ग्रेट बहुत बड़े विद्वान। तो कहते आप मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ, आपको उनके पैसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा। तो बस दूसरे दिन उन्होंने टाइम ले लिया मुझे, कहते आप यहीं बैठे रहना तो मैं कल आऊँगा। तो इसी टाइम तो दूसरे दिन वो आगे ले गए उनके पास, वो बड़ी पर्सनैलिटी, बेल्ट उल्ट पहने हुए, और वो बड़े बड़े स्कॉलर थे, इंडोलॉजिस्ट। जी जी जी। वो कहते हैं विच वेदा हैव यू रेड। मैंने कहा सो विच ब्राह्मण ग्रंथ है ना, विच ब्राह्मण यू हैव रेड। मैंने बताया, फिर और कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने, फिर इंग्लिश में ही। फिर उसके कहते ऑल राइट यू आर अपॉइंटेड प्योरली टेम्परेरीली, यू विल हैव टू फेस इंटरव्यू, गो। मैं आ गया बाहर, वो बैठे रहे काब साहब। दूसरे दिन मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 15-20 दिनों के शंभुनाथ जी पहुँच गए। अच्छा। मैं रिलीव हो गया, मुझे उनकी जगह पुंछ में गवर्नमेंट आर्डर में तो वेटिंग लिस्ट में था ही, अप्रूव था जी। तो पुंछ में चला गया। अच्छा। तो पुंछ के बाद मैं एक सेशन जम्मू में, पुंछ में मैंने 4 वर्ष रहा। अच्छा। 62 से 66 तक, और जम्मू में एक सेशन में पढ़ाया 66 से 7 तक। 6 सितंबर 67 में कठुआ मेरी ट्रांसफ़र हो गई जी। वहाँ 11 साल रहा। अच्छा। और 78 में मुझे फेलोशिप मिला, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट स्कीम थी UGC। जी जी जी। वो फेलोशिप मिला तो मैं पुणे चला गया, गवर्नमेंट ने डिपोट। वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट था जो पुणे में आपने शोध किया, जिस विषय पर, वो बहुत ही कश्मीर के महान संस्कृत के विद्वान, उन पर आपने एक ग्रंथ स्कॉलर। जी। क्या था वो भौम भट्ट उनका नाम था स्कॉलर का, वो ग्रामेरियन था बेसिकली जी। और उनका काव्य है रावणार्जुनीयम। रावण और सहस्रबाहु जो परशुराम जी के पिता को जिन्होंने मारा था जी, तो उनकी दोनों की आपस में लड़ाई है, वो उसमें 27 चैप्टर है उसके। अच्छा। लेकिन कश्मीर का सोशियो कल्चर का वो तो जहाँ का पोइट होता है वो तो उसमें रिफ्लेक्ट होता ही है उसकी पोइट्री में। तो वो मेरा जो उसमें 7th और 8th चैप्टर है जी, मेरे थीसिस का, इंग्लिश में लिखा मैंने थीसिस, तो उसमें वो कश्मीर का सोशियो कल्चर का मैंने सारा किया है जिक्र। अच्छा। और उसमें जो जो मैंने मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन मेरी हुई तो वो है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तो अभी छपा नहीं है जी, मैं छुपाना चाहता हूँ उसको जी, लेकिन किसी वजह से क्योंकि फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व होता है बड़ा जी जी, 605 पेज का वो टाइप्ड है। अच्छा। बहुत बड़ा थीसिस है। अच्छा अच्छा। तो वो अब देखो डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करते रहेंगे आपके साहित्य के बारे में, आपकी हिंदी की प्रति जो आपकी सेवाएं हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं हिंदी के विद्वान डॉक्टर सत्यपाल श्रीवत्स के साथ, और उनसे हमारी ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सत्यपाल श्रीवत्स के साथ। डॉक्टर साहब, संस्कृत के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, क्या संस्कृत की आज के ज़माने में आपको क्या लगता है, क्या रेलेवेंस है इस भाषा? देखिए, हमारे लिए तो रेलेवेंस इसकी है ही, हम इस बात को हम अस्वीकार या डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? हमारा कल्चर इसमें सर। देखिए, बदकिस्मती संस्कृत के साथ मैं यही कहूँगा कि हम भारतीयों ने, हमारे दिमाग में ये आ गया कि संस्कृत जो पढ़ता है वो सिर्फ पंत्याई करता है, पिंड बटाने वाला ही काम करता है। लेकिन मैं इस बात के विरुद्ध हूँ। क्यों? संस्कृत में तो सारा हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी नहीं फिलासफी, हमारी जो है 6 स्कूल हैं हमारी फिलासफी के। हमारे जो 6 हैं थीस्ट, जो आस्तिक हैं, 3 हैं नास्तिक, 9 हैं
वो 9 में ही संस्कृत का सारा प्रभाव है। आप देखिए, हमारा सांख्य दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय है, और उसमें वेदांत है, योग है। ये 6 तो आस्तिक हैं, आस्तिक दर्शन। जी जी। और 3 है बौद्ध, ज्ञान और चारवाक जी। और बौद्ध जैन में भी संस्कृत का प्रभाव है सारा। वो पीछे से परंपरा तो वही लेकर आए। महात्मा बुद्ध अगर यहाँ पैदा हुए हैं, अगर वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई हैं वो हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है। वो कहते हैं सत्य शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और वाक शुद्धि। मैंने मन में जो आप सोचते हैं वही आपके जबान पर आए, वही आपके व्यवहार में आए। तो ये बातें हमारे उपनिषद में हैं। जी जी। तो हमारी जो परंपरा तो उन्होंने वही ली। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने परंपरा कहीं विदेशों से ली है, या परंपरा चाइना से ली है, जब परंपरा रशिया से ली है। वो तो परंपरा तो यहाँ से लेकर आए। ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर दी, लेकिन प्रभाव सारा वो है। जैन दर्शन तो बहुत सा आपको मोर देन 75% तो आपको संस्कृत में पुस्तकें हैं सारी वो। बिल्कुल। और चारवाक वो नास्तिक है थोड़ा। वो कहता है क्या, वो कहता है यावत जीवे सुखन जीवे तो ऋणिन कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मजे से जो कर्जा उठाओ घी पी लो। वो ये कहता है, उसका अपना ये है, लेकिन है तो संस्कृत में है सारा। जी जी। तो उसके अलावा देखिए, आज भी विदेशों में संस्कृत बहुत सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। जी। अमेरिका में मेरा कोई आपको दुर्भाग्य समझना चाहिए, मेरी कॉरस्पॉन्डेंस हुई थी जॉर्ज कार्डोना है पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। जी। वो इंडियन जो है लिंग्विस्टिक, जो हमारी भारतीय परंपरा है अपने व्याकरण की, जो पाणिनि की परंपरा है, उसको इंडियन लिंग्विस्टिक कहते हैं। जी जी। तो वो जो है वो कहते हैं, वो स्कॉलर हैं इसके बड़े, और उनके साथ मेरी कॉरस्पॉन्डेंस हुई। वो कहते हैं यू कम टू अमेरिका, आई शैल गाइड यू। लेकिन बात ये हुई कि मुझे फेलोशिप नहीं मिल सका। वो हेलरी रोड पर है, जिसको कहते हैं कौन सा फेलोशिप है, वो उनको अप्रोच की जहाँ कुछ किसी वजह से, क्योंकि मैं भद्रवाह में था उन दिनों, गवर्नमेंट ऑफिस श्रीनगर में थे, तो मेरा थोड़ा नहीं दाना पानी समझिए हो नहीं सका मैं चोर वो छोड़िए। लेकिन इसके अलावा हमें पूना में वो लोग मिलते रहे जो कि बड़े बड़े स्कॉलर हैं संस्कृत और संस्कृत में बात करते हैं। एक प्रोफेसर उल्फ आए थे ईस्ट जर्मनी से, उन दिनों डिवाइड नहीं थी जर्मनी जब मैं पूना में था जी। और वो फिर जम्मू में आए, और डॉक्टर जोशी जिनके अंडर मैंने काम किया है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD हैं और व्याकरण के बड़े विद्वान हैं, महाभाष्य और पाणिनि के, और हार्वर्ड से PhD हैं। काउंटन भट्ट का जो स्पोर्ट्स थ्योरी है, वो कहते हैं शब्द जो है स्पोर्ट करते हैं, इसका एक्सप्लोजन होता है, इस थ्योरी पर उनका काम है। तो वो उनके अंडर मैंने काम किया। तो जब वो उल्फ यहाँ आए तो उनको डॉक्टर जोशी ने मुझे कहा कि उनको कांटेक्ट करो, उनका यहाँ उनको असिस्ट करो। वो फिर उनके साथ मेरी बातचीत हुई, उनको बुलाया भी। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ टू संस्कृत ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी जी, 2 वॉल्यूम है। जर्मन के स्कॉलरों के सारा उन्होंने जिक्र किया। मैक्स मुलर वगैरह उनको थीमे हैं, एक बड़े वैदिक स्कॉलर थे। हॉलैंड के थे, एक वैदिक स्कॉलर थे, और रीनू थे एक फ्रांस के, वो ग्रामर के स्कॉलर थे। और अभी भी वहाँ हैं जॉर्ज कार्डोना, जैसे मैं कहा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टार थे। हमारे BP शर्मा जिनकी डेथ हो गई पिछले दिनों, पोस्टल स्टैम्प J&K उन्होंने लिखी है किताब, वो संस्कृत के स्कॉलर थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि संस्कृत की आज के दौर में भी हमारे लिए, कम से कम भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि इसमें एक पूरा इतिहास ही नहीं, इसमें पूरी एक सभ्यता छुपी हुई है। संस्कृत है, फिलॉसफी है, दर्शन है। हिंदी के बारे में अब आपने, चूंकि अभी आपको जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों पुरस्कार दिया गया केंद्रीय हिंदी संस्थान का, वो आपकी हिंदी के प्रति जो आपकी सेवाएं हैं एक हिंदी प्रदेश में जो आपने की हैं, उसके लिए दिया गया। हाँ। हिंदी की स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। आज़ादी के 60 वर्षों के बाद भी हिंदी की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं। जैसा कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद जब हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो उन्होंने कहा था 10 वर्षों का हम एक गैप देंगे, उसमें अंग्रेजी और हिंदी साथ साथ चलती रहेगी, और 10 वर्षों के बाद हिंदी को पूर्ण रूपेण राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। मगर वो 10 वर्ष अब घिसटते 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 60 वर्षों तक आ गए, और अभी तक भी हिंदी पूरी तरह से देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं की गई है। ठीक है, आपका बढ़िया प्रश्न है। देखिए, मैं जिस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, वो महात्मा गांधी जी ने स्थापित की थी 1936 में जी।
उससे पहले 1919 में उन्होंने अपने बेटे अपने देवीदास गांधी जी को मद्रास भेजा था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना। वो जो संस्था है जहाँ की मद्रास में बड़ा विरोध हुआ, जी जी जी, अब नहीं हो रहा है, बंद है अब, लेकिन वो संस्था आजकल राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। उसका है गवर्नमेंट पेपरों में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, दक्षिण भारतीय नागरिक प्रचार नहीं, अच्छा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी प्रचार सभा जी। वो इस समय डीम्ड यूनिवर्सिटी है जी। मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस उसको अंग्रेजी में कहते हैं, और राष्ट्रीय महत्व की संस्था है जी। वो दक्षिण में काम कर रही है जी। और बेंगलोर में 3 संस्था हिंदी का काम करें, मुझे पत्रिका आती है जी। उसका नाम है, वैसे उनका काम बेंगलोर है, नाम है उसका मैसूर हिंदी प्रचार सभा। एक है कर्नाटक महिला हिंदी प्रचार सभा, BS शांताबाई हैं उसकी, महिलाएं चलाती हैं, 7 उनके BEd कॉलेज हिंदी माध्यम के भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। और एक और प्रचार संस्था है हैदराबाद में, 2 संस्थाएं काम कर रही हैं, उनकी विवरण पत्रिका मुझे आती है जी। और केरल में केरल ज्योति पत्रिका मुझे आती है, केरल में काम कर रहे हैं। वेलाजुद्दीन नायर उसके थे मंत्री, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट बना गए हैं, 56 लाख का वो एक भवन बना रहे हैं हिंदी। तो देखिए एक आपकी बात पर ही आ रहा हूँ, मैं तो वहाँ भी केरल गया, मैं तो वहाँ तमिलनाडु में भी गया हूँ, कन्याकुमारी तक, और मैं शांति निकेतन भी गया हूँ, अपने कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं उनके सिलसिले में, और उड़ीसा भी गया हूँ। लेकिन वहाँ जब हम आम पढ़े लिखे लोग तो अंग्रेजी बोलेंगे क्योंकि वो मानसिकता ऐसी बनी हुई है, लेकिन आम लोग जब होटल में खाना खाएंगे, चाय पीने आप जाएंगे, तो बात किससे करेंगे? टूटी फूटी हिंदुस्तानी होगी, कुछ वो मद्रासी भी बात करते हैं, वहाँ कोई विरोध नहीं है। वो वहाँ हम जब कन्याकुमारी पहुँचे तो कहे आइए साहब आइए, आपको कमरा चाहिए, आपको कमरा चाहिए। वो जो बैठे हुए बेच रहे हैं, सिंगापुर का माल है जी, एक अटैची लीजिए, हिमालय लीजिए, हिंदी बोल रहे हैं। और वहाँ तो त्रिवेंद्रम में 3 हफ्ते रहा, कोश विज्ञान की कार्यशाला थी अपने उस पर लेक्सोग्राफी पर, तो वहाँ हम होटलों में खाना खाते थे, आराम से हिंदी बोलते हैं लोग, मतलब टूटी फूटी बोलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे का कम्युनिकेशन तो था। अब मैंने 14 सितंबर को जब विज्ञान भवन में देखा, नागालैंड से वो आए थे, अपना वो मुकड़ मकड़ वो पंखों का बांध करके जमीर साहब, वो हिंदी में बोले अर्जुन सिंह जी के साथ, और वो वहाँ एक स्कूल चला रहे हिंदी का। और मणिपुर से आए थे, एक बंधु गोवा से आए थे, और केरल से आए थे जगन्नाथन जी। क्या बात है जब आपको लगता है कि इतना प्रचार और प्रसार है हिंदी के, हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी का, और जब जनमानस तक ये भाषा पहुंच चुकी है और एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे स्थापित हो चुकी है, तो राज्य की जो सपोर्ट हिंदी को मिलना चाहिए, हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में जो स्थापित करने की बात है, उसमें क्यों सरकार? बात यह है कि पता नहीं ये अब कोई राजनीति है या क्या है। अब देखिए हमारे नेता लोग तो सभी जाकर वोट तो हिंदी में मांगते हैं, सच्ची बात तो ये है। हाँ जी, पब्लिक के पास जाएंगे तो हिंदी में मांगेंगे वोट, और वहाँ जाकर के अंग्रेजी में काम करते हैं। और लोकसभा में भी अधिक लोग अब हिंदी में बोलने लगे हैं। दक्षिण भारत अब कोई विरोध नहीं करता है, हिंदी में कोई बोल रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत का मिनिस्टर होगा उत्तर, चाहे अंग्रेजी में देगा, वो हिंदी समझ लेगा, क्यों? वो विरोध नहीं करता कि आप अंग्रेजी में बोलो। अब ऐसा हम देखते हैं, हम हमारे आजकल आपके चैनल जो हैं हमें बता रहे हैं सारी बातें, हम तो लोकसभा तो जाते नहीं हैं, लेकिन घर में बैठे बैठे देखते हैं। अब ये है कि ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये हिंदी हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, हमारे राष्ट्र की पहचान है। अगर हम कहीं विदेशों में जाते हैं, चाइना का आधे घंटे का हिंदी चैनल चलता है, आप देखिए साहब, मैं आपको बताऊंगा, मीडियम शॉर्ट पर है शायद, मैं सुनता हूँ बीजिंग से आधे घंटे का। वॉइस ऑफ अमेरिका का हिंदी में न्यूज़ आती है, बीबीसी तो है ही, बीबीसी तो बड़ी देर बहुत पहले से, रशिया से होता है, जर्मनी से हो रहा है। तो अब देखिए विदेशों में सूरीनाम में हिंदी पढ़ाई जा रही है बच्चों को, और मॉरिशस में तो है ही, आप जानते हैं। क्या आपको लगता है फिजी में और वहाँ त्रिनिदाद में, ब्रिटिश गुयाना में, ये सब जगह हिंदी। क्या आपको लगता है कि इस देश में हिंदी को स्थापित करने के लिए हमें एक आंदोलन करने की आवश्यकता है कि हिंदी को फिर से इसमें वो स्थान दिया जाए जिसकी वो हकदार है? एक कोई जो आंदोलन की आवश्यकता नहीं, हिंदी एक अनिवार्यता बनती जा रही है, एक नेसेसिटी बनती जा रही है। हिंदी एक प्रवाह बन गया, अब हिंदी एक गंगा बन गई है। और हिंदी का महात्मा गांधी जी की जो संस्था है उसका हमें आदेश है, हमारे पास उनके नियम हैं या संविधान है, वो कहते हैं हिंदी सेतु का काम करती है, हिंदी बड़ी बहन है,
किसी भाषा के साथ इसका विरोध नहीं है। हमने पिछले दिनों 20 तारीख को परेड कॉलेज में प्रोग्राम किया, वो प्रतिज्ञा हमने पढ़ाई जो है 5 प्रतिज्ञा हैं, उसमें यही है हम हिंदी का और भारतीय भाषाओं का एक साथ प्रचार करेंगे। हम हिंदी सबको साथ ले रही है, उनको शब्द दे रही है, उनके शब्द उनके अपने आप पचा रही है। तो हिंदी का किसी के साथ विरोध नहीं है, लेकिन अब हिंदी एक अनिवार्यता बन चुकी है। सरकारी तौर पर वो जाने सरकार वाले काम, लेकिन आम जनता जो है इस वक्त 40 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और दक्षिण में भी लगातार हिंदी का प्रचार हो। और मैं आपको बताऊं, दक्षिण में मैं कहता हूं ऐसा ना हो जाए कि जो उत्तर प्रदेश वाले जो मध्य प्रदेश वाले जो हिंदी को अपने ठेकेदार समझते हैं, उनसे दक्षिण वाले आगे चले जाएंगे। आपको कई दफा अजीब नहीं लगता? मुझे बड़ा अजीब लगता है कई दफा कि हिंदी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिनकी रोजी रोटी, उन एक्टरों की, उन डायरेक्टरों की रोजी रोटी हिंदी के माध्यम से चलती, क्योंकि वो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। जब भी कोई फिल्म फेयर अवार्ड होता है या कोई और अवार्ड होता है, और उनको जो वो एक्सेप्टेंस स्पीच देनी होती है, जो इनाम लेते हैं, उसके बाद उन्हें वो एक स्पीच करनी होती है, वो हमेशा आई एम वेरी ग्लैड, आई एम थैंकफुल, वो हमेशा अंग्रेजी में करते हैं। आपको कई बात यह है जी, और जिसको कहते हैं स्टेटस सिंबल, अंग्रेजी बोलना वो स्टेटस सिंबल हो गया है ना, कि हमें पता नहीं, हम हिंदी में बोलेंगे लोग बोलेंगे अनपढ़ है। ये कोई मानसिकता बनी हुई है। लेकिन अदरवाइज जो ये है कि मैंने तो ये देखा है भाई साहब कि हम कहते हैं कि ये तो हम कहते हैं कि हिंदी और अपने प्रांतीय भाषाओं का आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बात ये है कि मैंने यात्राएं की हैं, मैं सरदार परिवार एक देखा, बच्चों के साथ वो हिंदी बोल रहे हैं, आपस में पंजाबी बोल रहे हैं। जो ये तो हालत बन रही है। अब हमारे देखिए, हमारे स्कूलों में जाओ, स्कूल वाले प्रिंसिपल को पूछो या अपने हेडमास्टर को पूछो कि आप बच्चों को भी हिंदी सिखाते हैं, डोगरी में बातचीत करें। कहते हैं हम क्या करें, यहाँ कश्मीरी बच्चा पढ़ता है, पंजाबी भी पढ़ता है, पुंछ का पढ़ता है, मीरपुरी का पढ़ता है, डोगरी उनको समझ नहीं आती है, तो हमने एक ही भाषा रखी है। अब स्कूलों में हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी KG में पढ़ रहे हैं, वो हिंदी धड़ाधड़ बोल रहे हैं। अब हम कभी कभी सोचते हैं कि देखो ये अपनी भाषाओं पर भी देखो ऐसी बात हो रही है। तो हमारे घर में मेरी पोती जो है धड़ाधड़ हिंदी बोल रही है, डोगरी उसको बोलने नहीं आती, स्कूल से बोलकर आती है। डॉक्टर साहब, बच्चों का अभ्यास मुहावरा बनता जा रहा है। अब क्या आप ये प्रवाह नहीं है और क्या है, इस प्रवाह में तो सबको नहाना पड़ेगा। इसमें अस्वीकार नहीं हो सकता है इस बात को। डॉक्टर साहब, आपके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि एक छोटी सी बातचीत में वो सारे खुल नहीं पाते। अभी आपसे बात करनी थी डोगरी के बारे में, क्योंकि आपने डोगरी साहित्य की बहुत साधना की, आपने बहुत से ट्रांसलेशंस किए हैं डोगरी में, और एक मूल रूप से डोगरी में एक पुस्तक भी लिखी है, और भी आपकी किताबें हैं। आपने हिंदी की जो सेवा की है और बाकी भाषाओं की भी जो सेवा की, वो अभी आपका वो सफ़र जारी है, और आपसे हमें बहुत सी आशाएं हैं, भाषाओं को बहुत सी आशाएं हैं, और हमारे जम्मू प्रदेश को बहुत सी आशाएं हैं। आप इसी प्रकार इन भाषाओं की सेवा करते रहें, और इसी प्रकार आपका व्यक्तित्व और दिन ब दिन निखरता रहे। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे हिंदी को समर्पित लेखक और साहित्यकर्मी डॉक्टर सत्यपाल श्रीवत्स जी के साथ, और इसी के साथ हमारा आज का ये गुफ्तगू कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।